कुछ लोगों का मानना है कि मैंने टीथ की सफाई कराई और मेरे दांत ना हिलने लगे। कौन सी टूथपेस्ट यूज करने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंजन करने की आदत होती है ओरल कैंसर के ज्यादातर जो पेशेंट्स देखे गए हैं, या फिटकरी के पानी से गार्गल कर लिया। डिपॉजिशंस हो जाते हैं जो आप हाथ से नहीं निकाल सकते। तो हम ठंडा गर्म लगने का क्या मतलब होता है कि ठंडा पानी पिया तो दांत एकदम झन हो जाते हैं? या आपके टेम्परेरी सॉल्यूशन से वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है, बढ़ सकती है। व्हाट इज रूट कैनाल? तो कुछ दांत टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, कुछ आगे पीछे आते हैं, कुछ टीथ में गैप हो जाता है। बहुत छोटी सी चीज लगती है और वो आपके पूरा जॉ को खराब कर देते हैं। ब्रश को कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं? वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कैविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज देयर अ वे फॉर टूथ वाइटनिंग? हाँ बिल्कुल। बॉटल खोल दिया, कोक की बॉटल खोल दी। और कभी कभी लोग अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए भी ये सब करते हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सरकारी नौकरी में कैविटी की वजह से रिजेक्शन हो गया या 4 फिंगर टेस्ट है उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया, नॉकआउट, पूरा दांत निकल गया है ना, आप उसको भी बचा सकते हो। एक बार ब्रश करना सफिशिएंट है या एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए? आपके दांतों की प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो डेंटल केयर इतना कॉस्टली क्यों है? एक्चुअली डेंटल केयर कॉस्टली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी स्माइल के पीछे छुपे हैं सुंदर दांत। पर जब तक हमारे दांत में दर्द नहीं होता, हमें खाने में दिक्कत नहीं होती, हमें ठंडा गर्म नहीं लगता, तब तक हम डेंटिस्ट के पास जाने की नहीं सोचते। ब्रशिंग हमारे रूटीन का एक पार्ट ज़रूर है, बट 44 to 45% इंडियंस 2 टाइम ब्रश करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। और जिसमें से केवल 51% लोग ही सही टेक्निक से टूथब्रश और टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। बाकी लोग या तो फिंगर से ब्रश करते हैं, नीम की डंडियाँ यूज़ करते हैं या बस कुल्ला कर लेते हैं। सो आज हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ डेडिकेटेड टू पेडियाट्रिक डेंटल हेल्थ। उनका मानना है कि बच्चों में डेंटल हैबिट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो पूरी लाइफ उनके काम आएगी। शी हैज़ एक्सीलेंस थ्रू आउट हर एकेडमिक करियर. She has written articles, research papers, and books, and she has been working on clinics as consultants. So, welcome Dr. Sakshi Bhardwaj. She's pediatric dentist for kids and adolescents. She understands the science behind the teeth and the psychology behind the smile. Welcome, ma'am. Welcome to the show. Thank you, Rupashi. Thank you so much for providing me a platform where I can spread the knowledge regarding oral health, especially in children and adolescents. As I discussed, that we have a problem कि जब तक हमारा टूथ एक या टूथ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो जाती तब तक कोई डेंटिस्ट को कंसल्ट नहीं करता. So we'll try to cover those common questions जो लोगों के in general होते हैं. Definitely. Okay. So let's start with कि डेली डेंटल केयर का क्या प्रोसीजर होना चाहिए? कितनी बार ब्रश करना चाहिए? एक बार ब्रश करना सफिशिएंट है या एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए? So सारी जितनी भी गाइडलाइंस होंगी आप देखोगे हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि एटलीस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे. ओके, वंस इन द मॉर्निंग एंड अदर एट नाइट. बच्चों में अगर ये हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं तो बड़े होने तक भी वो रहती हैं. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हम अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स डाल पाएं उतना इम्पोर्टेंट है. प्लस ब्रशिंग की सही टेक्निक यूज हो और 2 मिनट तक हर बार ब्रश करें कम से कम. सो आजकल इवन ब्रशेस विद टाइमर्स आर ऑल्सो कमिंग जिसमें 2 मिनट का टाइमर होता है कि टाइम इज अप टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर किड्स. तो 2 मिनट का टाइमर होता है कि भाई स्टार्ट हो गया है, एक सॉन्ग चलेगा 2 मिनट, देन इट विल स्टॉप कि भाई योर ब्रशिंग टाइम इज ओवर. टू इंश्योर दैट उतना टाइम ब्रश हो रहा है. एंड नाइट ब्रशिंग इतना कॉमन नहीं है. एज आई डिस्कस ना 44 to 45% इंडियंस ही बस 2 टाइम ब्रश करते हैं. बाकी लोग सुबह फटाफट ब्रश किया एंड ओवर. देखो या तो नाइट टाइम ब्रशिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है करना. जैसे कि मैंने आपको बताया उससे केरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जर्म्स नहीं रहते. स्पेशली छोटे बच्चों में आदत होती है दूध पी के सोने रात को की. दूध पीने के. तो फिर अगर आपने बॉटल से दूध पिया, आपने ग्लास से दूध पिया, उसमें चीनी डली होती है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड शुगर बहुत हार्मफुल होती है और बहुत ज़्यादा जर्म्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं. तो वो रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रात को ब्रश करके सोएं. ओके. सो हम एक टूथ ब्रश को कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? मतलब हमारी एक हैबिट होती है कि जब तक वो बिल्कुल उसके ब्रिसल्स एकदम ख़राब नहीं हो जाते तब तक हम उसको यूज़ करते हैं. तो कोई स्टैंडर्ड टाइम होता है कि कितने टाइम में ब्रश चेंज कर लेना चाहिए? तो आइडियल टाइम होता है एवरी 3 मंथ्स कि हर 3 महीने में आप अपना ब्रश बदलिए. बट क्या होता है कभी कभी कि हमें अपनी जैसे फोर्सेस यूज के हिसाब से भी होता है. कुछ लोगों का तो 3 मंथ्स भी नहीं हो पाता. इससे कैसे पता चलता है हमें? अगर ब्रश फ्लेयर हो जाए, फैलने लगे उसके ब्रिसल्स, तो आप ये समझ जाइए कि आपका ब्रश चेंज करने का टाइम हो गया. ओके. मैम हमारे मेजॉरिटी व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है
कि हमको कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। आजकल रेंज ऑफ हर्बल टूथपेस्ट आ रहा है, सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? टूथपेस्ट तो वेराइटी ऑफ टूथपेस्ट है, जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये सब एफडी अप्रूव जो भी हैं। कोलगेट टोटल भी आता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये जो ऑप्शंस हैं, पेप्सोडेंट हुआ, ये सब आपके फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी एफडी अप्रूव यूज कर सकते हैं। मैंने शायद आपको बताया था कि टूथपेस्ट जो होता है वो एक एडजुवेंट होता है Yes. ब्रश के लिए। तो मेन इंपॉर्टेंट है ब्रश करना सही तरीके से, सही टाइम के लिए। टूथपेस्ट उसको बस हेल्प करता है एनहेंस करने में। तो दे आर मेनी हर्बल टूथपेस्ट जो बहुत सारे आ रहे हैं, बट हमें एक बार देख के यूज करना चाहिए कि अब्रेसिव कंटेंट हाई तो नहीं है, कहीं हमारे दांत तो साफ हो रहे हैं बट उनकी ऊपर वाली लेयर भी हट रही हो। हाँ, मतलब वाइट तो हो जाएंगे बट आप देयर इज अ लेयर जो आपको लगता है विद टाइम हट जाएगी। हाँ. तो मेडिकेटेड भी बहुत सारे आते हैं, बट मेडिकेटेड टूथपेस्ट जैसे दिखाते हैं कि सेंसोडाइन सेंसिटिविटी है तो यू स्टार्ट यूजिंग इट, ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर इज अ राइट वे ऑफ यूजिंग इट। सो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट को यूज करिए। ओके। और एक बड़ी एज की लोगों में मंजन करने की आदत होती है, लाल दंत मंजन लिया, ऐसे करके घिस लिया, सो इज इट रिलायबल और नॉट? नो, इट इज नॉट रिलायबल। मंजन नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज आप अपनी उंगली से, और बहुत अब्रेसिव कंटेंट हाई होते हैं, मतलब उसके जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जिससे कि ऊपर की लेयर आपकी हट सकती है, जिससे आपको सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, आपके दांतों के प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी कम होने की बजाय। अच्छा। उसकी दांतों की जो सफेदी वाली लेयर है वो ही हट जाएगी, पीलापन आने लगेगा टाइम के साथ, और दांतों के बीच में गैप भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा, जिसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, वो चीजें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाया, उसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़का और खुद को अच्छा फील कराते हैं कि मेरे नमक में सॉल्ट है टूथपेस्ट में। सो इज इट राइट और नॉट? नो, इट्स नॉट राइट। अगेन वही प्रॉब्लम है कि अब्रेसिव कंटेंट हाई हो जाएगा। अब्रेसिव कंटेंट हाई होगा तो आप अपने इनेमल को ही लॉस पहुंचा रहे हो, ओके। और आपके चांसेस कि हाँ भाई सेंसिटिविटी उससे बढ़ सकती है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो टूथपेस्ट नॉर्मल है बस उतना ही काफी है। या फिटकरी के पानी से गार्गल कर लिया तो मेरे टूथेक हो रहा था, अभी वो ठीक हो गया टेम्परेरी, तो इज दीज सॉल्यूशंस रिलायबल? These solutions can be temporary. किसी को अगर इफेक्ट हो रहा है तो शायद टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, बट दीज आर नॉट परमानेंट। यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक। आपको चेकअप कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम डीप है ना। आपकी इग्नोरेंस से या आपके टेम्परेरी सॉल्यूशन से वो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है, बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कैविटी थी, वो बढ़ के RCT तक पहुंच सकती है क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया। तो हम ठंडा गर्म लगने का क्या मतलब होता है कि ठंडा पानी पिया तो दांत एकदम झन हो जाते हैं, या गर्म लगता है, या शुगर आपने थोड़ा भी मीठा खाया तो सब टीथ में एकदम से पेन होता है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ठंडा गर्म लगना? सो सेंसिटिविटी, जैसे कि टूथ सेंसिटिविटी है, वो बहुत कॉमन होती है। उसके वेराइटी ऑफ रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है कि आपके कैविटी हो, अगर लोकलाइज्ड है। जनरली छोटे मोटे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं तो हमारा इनेमल हट जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेंटिन, जो उसकी नीचे वाली लेयर होती है, वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो किसी भी कारण से अगर हमारा इनेमल पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम बहुत जोर से भी चबा देते हैं, कुछ लोगों को दांत किटकिटाने की आदत होती है, कुछ लोगों को दांत पीसने की आदत होती है जो हम कहते हैं, उन सब चीजों से हम अपने दांत को हार्म पहुंचा रहे हैं। उन सब केसेस में भी हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो सकती है। उसको छोड़ के कभी कभी हमारी गम हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जिन गम्स से ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी हमारे जो अक्ल दाढ़ आ रही होती है वो ऐसे आ रही होती है कि बाकी दांतों पे प्रेशर डालती है, उसकी वजह से भी कभी कभी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसीलिए हमें कभी भी अपनी स्मॉल जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं ना, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर उनको ट्रीटमेंट करा लोगे इनिशियल स्टेजेस पे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। तो कैविटी होना मतलब कीड़े लगना, कि दांत में कीड़े लग गए, उन्होंने हमारे दांत को खोखला कर दिया। हाँ जी। हमको टूथ की या पूरे टीथ की क्लीनिंग करानी चाहिए, बट कुछ लोगों का मानना है कि मैंने टीथ की सफाई कराई और मेरे दांत ना हिलने लगे, तो इज इट ट्रू कि दांत की सफाई कराने से दांत हिलने लगते हैं? नो, दैट इज एक्चुअली वेरी हिलेरियस थॉट कि भाई दांत हिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दांत नहीं हिलते हैं। क्या होता है, आपके दांतों के चारों ओर कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि प्लाक डिपॉजिट होता है, उसके बाद एक बहुत कैड़ा सा डिपॉजिशंस हो जाते हैं जो आप हाथ से नहीं निकाल सकते, अपने ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते, तो आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी ही पड़ेगी। उस केस में क्या होता है कि आपके दो दांतों के बीच में जहाँ पे गम्स होने चाहिए
वहां पे वो जमा हो जाते हैं। तो दांत और गम्स के बीच में गैप आ जाता है जहाँ पे गंदगी जमा है। जैसे ही हम वो गंदगी हटाएंगे आपके गम्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं और गम्स को रीअटैचमेंट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 2 to 3 वीक्स हीलिंग के लिए चाहिए होते हैं। जब तक वो हील होते हैं थोड़ी सी सेंसिटिविटी रह सकती है और वो जो गैप क्रिएट होता है जहाँ से आपकी गंदगी निकली है वो आपको ऐसा फील होता है कि भाई हिल रहे हैं दांत या फिर साल में खोखले हो गए आसपास। सो दैट्स तो द मेन कितना रीजन। फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग कराना चाहिए? तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी डेली हैबिट्स कैसी हैं और आपका प्लाक डिपोजिशन कितना फ्रीक्वेंटली होता है। Okay. तो एवरी 6 मंथ्स हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेंटिस्ट को अपना चेकअप कराएं। अगर डेंटिस्ट को लगेगा कि आपके 6 महीने में प्लाक डिपोजिशन हायर है और आपको क्लीनिंग की जरूरत है तो वो क्लीनिंग करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं वी कैन एक्सटेंड इट फॉर एन ईयर तो एनुअल क्लीनिंग इज सफिशिएंट। ओके, साल में एक बार भी कराएं तो चलेगा, चलेगा बट रेगुलर डेंटल ब्रशिंग और आप हर 6 महीने में चेकअप कराते रहें बस। हम ये एक बेसिक सा होता है, हिंड्रेंस होती है कि यार डेंटिस्ट की जाएंगे 5-6 हज़ार रुपये वैसे ही लग जाएगा, तो डेंटल केयर इतना कॉस्टली क्यों है? एक्चुअली डेंटल केयर कॉस्टली नहीं है। अगर आप केयर की बात करो ना, केयर तो ब्रश है, टूथपेस्ट है, केयर तो यही है। ये कॉस्टली कौन बनाता है? आपकी इग्नोरेंस। अगर आप देखोगे प्रिवेंशन बहुत सस्ती होती है। आप फ्लोराइड वार्निश लगवा लो अपने बच्चों के दांतों में, वो बहुत कम लगेगा। फ्लोराइड वार्निश जैसे कि आप वैक्सीन लगवाते हो वैसा है, पर आप बीमारी को बढ़ने का मौका दे रहे हो। तो अगर आप छोटे स्टेज पे जाओगे सिर्फ एक फिलिंग होगी, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। पर जब दर्द बढ़ जाता है हो सकता है वो रूट कैनाल तक पहुंच जाए, तो वो जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आपको कैप लगवाना है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये एक्सपेंसिव क्यों है? ये जो मटेरियल है कैप या रूट कैनाल, ये मटेरियल एक्सपेंसिव होता है बहुत? जो आजकल मटेरियल्स हैं वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है। क्राउन्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। आपको अच्छे से अच्छा क्राउन चाहिए, अच्छे से अच्छा लुक में भी चाहिए, अच्छे से अच्छा दिखना भी चाहिए, प्लस आपको चाहिए कि भाई मटेरियल ड्यूरेबल भी हो, वारंटी भी हो। तो हर चीज का अपना एक एक्सपेंस होता है। तो एक और रीजन है जो ये इतना एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके दांतों में जो भी यूज हो वो क्लीन हो, साफ हो, प्लस रीयूजेबल कम हो। मतलब स्टरलाइजेशन पे वी हैव टू फोकस। अच्छा स्टरलाइजेशन देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बहुत सारी चीजें डिस्पोजेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द ड्रेप्स वी आर यूजिंग, सक्शन टिप्स वी आर यूजिंग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेटर टिप्स हुई, कॉटन रोल्स हुए, गॉजेस हुए। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स। मतलब हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ में उसका बैक्टीरिया कंट्रोल, तो स्टरलाइजेशन प्रॉपर बहुत ज़रूरी है, विच ऑल्सो एक कॉस्टिंग आपकी होती है। मैम जैसे आपने रूट कैनाल की बात करी कि लोग जब बिल्कुल रूट कैनाल की स्टेज आ जाती है तब आते हैं, व्हाट इज रूट कैनाल? रूट कैनाल आपका दांत के अंदर वाली जो लेयर होती है, पल्प होता है एक, तो जब पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो हमें उसको निकालने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक इन्फेक्शन बहुत अंदर तक घुस जाता है। वही मैं आपको कह रही हूँ, हम दर्द होने का, प्रॉब्लम बढ़ने का, सूजन आने का वेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो इन्फेक्शन अंदर तक, जड़ों तक पहुंच चुका होता है। फिर हमें उनको जड़ों को साफ करना पड़ता है। तो रूट मतलब जड़ें, तो उन जड़ों को साफ करना, उनके जो कैनाल्स हैं उसको साफ करने को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उनमें खाना फंसने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है? बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से आप लोगों को मतलब कैसे हेल्प हुई, कैसे काम आसान हुआ? सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ऑब्वियसली इट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत प्रिसाइज हो गया है। कि कैविटी कहाँ तक पहुंची है चेक करने के लिए हम आरवीजी या एक्सरेज का यूज कर सकते हैं, देखने के लिए कहाँ तक पहुंची है। कभी कभी कुछ कैविटीज ऐसी होती है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते, आंखों में नहीं दिख रही, बिकॉज दो दांतों के बीच में है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक्सरे देख के उसको लोकलाइज कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे है। प्लस एआई भी उसमें हेल्प करता है रेडियोग्राफ के साथ, उसको हाईलाइट करने के लिए कि कहाँ तक पहुंचा है। और हमारे साथ क्या होता है, सीबीसीटीज होते हैं, जैसे कि हम एक्सरे से 2 डायमेंशन देख सकते हैं, सीबीटी से हम पूरा मुंह देख सकते हैं 3D। तो उससे हमें पता चल जाता है आगे पीछे ऊपर नीचे एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। एपेक्स लोकेटर्स हुए, आपके कैमरास हुए, डिजिटल स्कैनर्स हुए, विच इज मेकिंग आवर वर्क इजियर। इजी इन द सेंस पेशेंट कंफर्ट भी बढ़ गया, प्लस हमारा ट्रीटमेंट बहुत प्रिसाइज हो गया। करेक्ट, रिपीटेटिव सिटिंग्स प्रॉब्ली कम हो गए। और एक सिटिंग में काम भी ज्यादा हो सकता है। हम अपने इंडिया में एक गुटखा खाने की बहुत बड़ी आदत है, या खाने के बाद सुपारी मुंह में डाल ली, साइड से च्यू करते रहे, या माउथ फ्रेशनर्स हैं, इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीथ को?
तो ये जो गुटखा सुपारी है ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ओरल कैंसर के ज़्यादातर जो पेशेंट्स देखे गए हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स, उनमें कभी ना कभी इसकी प्रॉब्लम रही है अच्छा। कि या तो उन्होंने कभी तंबाकू खाया है, गुटखा खाया है, या फिर वो सुपारी चबाते हैं। सुपारी चबाने से भी ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आपका मुंह का खुलना भी कम हो जाता है। अच्छा। हाँ, आपका मुंह पूरा खुल ही नहीं पाता है, बहुत थोड़ा खुल पाता है। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ, कितने टाइम तक आपका एक्सपोजर है, दिन में कितनी बार कर रहे हो, ये सारी हैबिट्स बहुत हार्मफुल होती हैं। तो क्या हम किसी टेस्ट से या किसी तरह पता करा सकते हैं कि मेरा मुंह नॉर्मली खुलता है या कुछ हो गया है? तो हमारा जो नॉर्मल है वो 4 उँगलियाँ हमारे मुँह के अंदर आराम से जानी चाहिए, मतलब इतना लंबा खुलना चाहिए। तो अगर ये नहीं खुल पा रहा है और सिर्फ 2 उँगली जा पा रही है, कभी-कभी इतना कम हो जाता है कि 2 भी नहीं जा पाती, तो आप समझ जाइए कि आपका मुँह खुलना कम हो गया है। तो मैम आपने जैसे बोला कि 4 फिंगर्स आइडियली हमारी माउथ के अंदर जाना चाहिए। तो जैसे सरकारी नौकरी में हमारा मेडिकल टेस्ट होता है, आईज़ टेस्ट होते हैं, 6/6 होनी चाहिए, नीज़ का टेस्ट होता है, एल्बोज़ का होता है। क्या डेंटल हेल्थ का भी कोई चेकअप होता है? डेफिनेटली जितने भी आर्मी पर्सनल्स होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, जहाँ भी फिजिकल टेस्ट होता है, तो पहले ही आ जाते हैं कि हमारे दांतों में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप सब कुछ क्लियर करके एक कैविटी की वजह से एलिमिनेट होना नहीं पसंद करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को दांतों की प्रॉब्लम की वजह से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत ओवरलुक कर देते हैं कि बाकी सब मेडिकल चीज़ें ठीक हैं तो वी आर पास्ट, बट डेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो आप कोई कैविटी बोल रहे हो, कैविटी की वजह से रिजेक्शन हो गया, या 4 फिंगर टेस्ट है उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया, तो प्रिकॉशनरीली आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट को दिखाएं, या मैम का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप प्लीज़ उसको पहले ही चेक करा लें। मैम विजडम टूथ क्या होता है और किस एज में नॉर्मली ये इरप्ट होता है? तो विजडम टूथ, जो कि हम अकलदाढ़ भी बोलते हैं, ये 18 से 25 साल तक नॉर्मली इरप्ट होता है। ओके। पर क्या होता है कि आपके कभी-कभी ये दाँत टेढ़ा भी आ सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कभी-कभी ये आपके गालों की तरफ आ सकता है, तो गाल भी कटते हैं, या कभी-कभी ये टेढ़ा आता है तो आगे वाले दाँतों को भी पेन कर सकता है कि उसके रूट पे ये फोर्स डाल रहा है, जड़ों पे उसके फोर्स डालता है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। तो हमें उसका, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिकल स्टोर जाके सिर्फ दवाई लेने से आराम नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं, एक एक्सरे करवाएं, उसकी पोजीशन चेक कराएं, नॉर्मल आ रहा है या नहीं, और फिर उसको अगर निकलवाने की ज़रूरत है तो निकाल दें। तो मैम जब बच्चों के दाँत आने स्टार्ट होते हैं, तो कुछ दाँत टेढ़े-मेढ़े आ जाते हैं, कुछ आगे-पीछे आते हैं, कुछ टीथ्स में गैप हो जाता है। तो किस एज में इसको कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ पेरेंट्स अवेयर होते हैं तो वो पहले ही ब्रेसेस लगवा लेते हैं, पर कुछ 15 इयर्स, 18 इयर्स तक उतना ध्यान नहीं देते। तो कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है कि किस कॉस्टिंग में इसको करेक्ट किया जा सकता है? या कभी 25 टू 30 एज की आके आपकी शादी होती है, लड़कियों को लगता है यार दाँत आगे हैं, पीछे हैं, तो कब इसको करेक्ट करा सकते हैं? तो आप कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि बहुत बचपन में भी 3 से 4 साल में भी क्रॉस बाइट है, फॉर एग्जांपल दाँत पीछे हैं जो आगे होने चाहिए थे, और जो आगे हैं वो पीछे होने चाहिए, तब से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि कुछ हैबिट्स होती हैं जो हमें बचपन में ही देखना चाहिए। अंगूठा चूसना, देखा होगा आपने, बच्चे अंगूठे चूसते हैं, उंगलियां चूसते हैं, बहुत छोटी सी चीज लगती है, पर वो आपके पूरा जॉ को खराब कर देते हैं। बोलते हैं अंगूठा चूसोगे तो आप फ्रंट टीथ आगे हो जाएंगे। आगे हो जाते हैं, आपका जो इवन पैलेट होता है, जो तालू होता है, वो पूरा आपका, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, आपके आगे आने वाले दांतों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना होता है कि छोटी एज में ही ये हैबिट्स को रोकने के लिए अप्लायंसेस आते हैं। अच्छा। कुछ लोग नीम लगा लेते हैं या फिर कुछ कड़वा लगा लेते हैं, पर उससे आराम नहीं मिलता। तो कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो इतने छोटे बच्चों में हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो थंब सकिंग ना करें। कुछ लोग नाक से सांस की जगह मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खोल बच्चे के सांस लेते मुंह हैं। खोल के सांस लेते हैं, वो भी बहुत लंबे टाइम तक अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है आपकी पूरे जॉ डेवलपमेंट को ही। हाँ जी, तो हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें छोटी एज में अगर उनको ईएनटी को एक बार चेकअप करा के कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉन्सिल्स नहीं बढ़े हुए हैं, तो उनका उसके लिए भी अप्लायंस आता है जो हमें देना पड़ेगा। अप्लायंस एज इन? मतलब जैसे कि ब्रेसेस आप कहते हो रिमूवेबल होते हैं, वैसे ब्रेसेस होते हैं रिमूवेबल छोटे छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनसे उनका वो हैबिट ब्रेक हो जाए। किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं ये आपके 4-5 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है।
ओके। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्पेसिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बड़े जो दांत होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं जिनके लिए हमें बड़ी जगह चाहिए होती है। ओके। तो जॉ डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल है कि दांत में बीच बीच में छोटा छोटा गैप होना छोटे दांतों में, दैट इज नॉर्मल। बट वही अगर बड़ों में प्रॉब्लम हो रही है फिर हमें देखना पड़ेगा वो किस उम्र में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक 9 से 11 साल की उम्र होती है जब आपके सारे दांत डेवलप हो रहे होते हैं। उस उम्र में अगर आपके दोनों दांतों के बीच में थोड़ा गैप है, कभी कभी वो खुद भी ठीक हो जाता है। अगर उसके भी बाद वो गैप नहीं सही हो रहा है तो आपको ब्रेसेस की जरूरत है। और जहां तक बात रही कॉस्टिंग की, तो इट डिपेंड्स आप किस टाइप का लगाने की जरूरत है, प्लस आपका ट्रीटमेंट कितना एक्सटेंसिव है। ओके। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जाम्पल आप निकालने लगाने वाला लगा रहे हो वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। फिर आते हैं आपके मेटल ब्रेसेस, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट उसमें क्या है कि आप एक साथ तो नहीं पे करना, धीरे धीरे करके करना है। सेम विद अलाइनर्स जो ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं, वो भी आप आराम आराम से लगवा सकते हैं। आपके सेट्स ऑफ अलाइनर्स आते हैं एवरी 2 to 4 वीक्स। सो डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको जो कन्वीनियंट हो वो लगवा सकते हैं। तो अगर 25-26 साल में आकर आपको रियलाइज होता है कि ये प्रॉब्लम है, क्या मैं अभी इसको सही कर सकती हूँ, तो किया जा सकता है? 25-26 साल में बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे एक नॉर्मल एस्थेटिक्स के लिए अगर 25 साल के बाद आपकी हाइट कम है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, आपके बाल कम है तो बाल उतना इजीली नहीं बढ़ाया जा सकता। बट अगर आपने अपनी डेंटल केयर को या डेंटल ट्रीटमेंट को इग्नोर किया है तो उसके बाद भी अगर आप अभी ध्यान दोगे तो इट कैन बी करेक्टेड। Yeah, definitely it can be corrected. You can get your smile back. Smile back and And more you can be more confidence. confident. Confidence. Yeah, definitely. ओके। और मैम बच्चों के आजकल इतने सारे टूथपेस्ट आने लगे हैं, पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं एंड दे आर रेडी टू स्पेंड कि यार कितना भी महंगा हो कितना बट अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। सो क्या कुछ स्पेशलाइज्ड टूथपेस्ट होते हैं बच्चों के लिए? डेफिनेटली। तो जो छोटे बच्चे होते हैं हमने देखा है 3 साल से पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे थूक नहीं सकते प्रॉपरली, है ना। हम कुल्ला कर लेते हैं ब्रश करके, वो लोग नहीं करते, वो लोग पी जाते हैं, स्वलो कर लेते हैं। तो आजकल क्या होता है सेफ टू स्वलो, सेफ टू स्वलो टूथपेस्ट होते हैं जिसमें फ्लोराइड कम होता है। फ्लोराइड बहुत ज्यादा कंटेंट में बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसे जाइलेटॉल वाले बहुत सारे, चीरियो जेल हुआ आपका, एनाफिक्स हुआ, प्लस आजकल चीको के, मीमी के, और मिस्टर ब्राउन करके भी एक अमेजोन पे आता है। ये सारे टूथपेस्ट बच्चों के लिए सेफ टू सॉलो वाले जो होते हैं हमें देखना चाहिए लेस देन 3 इयर्स। वो वाली रेंज यूज करके बच्चों के लिए अच्छा रहता है वो, क्योंकि बच्चों को कुछ टेस्ट मिल जाता है, फ्रूटी फ्लेवर्स, तो मोटिवेशन मिल जाता है उनको ब्रश करने के लिए, पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट हो जाता है उनका ब्रशिंग की तरफ। सो मैम जब एक टॉडलर के टीथ्स आते हैं तो बहुत क्रैंकी रहता है, सो क्या राइट एज है टूथ आने की, और वो क्रैंकीनेस कैसे स्मूथ किया जा सकता है वो ट्रांजिशन? 9 महीने से 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक पहला दांत आना नॉर्मल है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है जब बच्चे के पहले दांत आ रहे होते हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको स्टिक्स देनी चाहिए, जैसे गाजर हुआ, खीरा हुआ, बड़ी बड़ी स्टिक्स दें ताकि वो चोक ना कर दें। लंबी लंबी स्टिक्स काट के ताकि उस पर च्यू कर पाए कोई भी चीज। पाइनएप्पल भी बहुत अच्छी चीज है, उसकी भी स्टिक काट के आप दे सकते हैं, बच्चा उस पर कॉन्स्टेंट च्यू करता रहेगा तो उसकी एक एक्सरसाइज होती है गम्स की, आप ऐसे समझ लीजिए, जिससे फोर्स पड़ती है और दांत इरप्ट होने में इजी होता है। और थोड़ा ठंडा डाल के अगर आप देंगे तो सूदिंग भी होता है। ऐसे टीदर्स भी आते हैं तो वो भी अगर आप फ्रिज में रख के, फ्रीजर में रख के देंगे बच्चों को, थोड़ा सूदिंग रहता है उनके लिए। ओके, नहीं तो वैसे हैंड या थंब मुंह में देते हैं और अपनी क्रेविंग पूरी करते हैं, तो इसका भी एक बहुत नेगेटिव एसोसिएशन होता है कि भाई डायरिया हो जाता है जब टीदिंग होती है। तो टीदिंग से डायरिया नहीं होता, देयर इज नो कोरिलेशन डायरेक्ट। बट क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जो भी चीज उसको मिलती है आसपास, कहीं पे भी हाथ लगाता है, डस्ट होती है, पार्टिकल्स होते हैं, कहीं पे भी लिया, बट उसकी ओरल क्रेविंग्स इतनी ज्यादा होती है कि वो बार बार मुंह में उंगली डालता है। जब वो बार बार मुंह में उंगली डालते हैं तो डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे जर्म्स उसके पेट में जा रहे हैं। तो हम कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स उसको देना चाहिए 4-5 मंथ से लेके, या इट्स ओके नहीं भी देंगे तो चलेगा? कुछ नहीं देंगे तो भी चलेगा, 6 मंथ्स तक तो वैसे भी कोई एडिशनल कुछ देने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स चलती हैं बच्चों के, दैट इज सफिशिएंट। तो मैम फर्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट कब होनी चाहिए एक बच्चे की, और कैसे मोटिवेट करें पेरेंट्स उसको कि लेट्स गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर टीथ चेक्ड? तो फर्स्ट डेंटल अपॉइंटमेंट बच्चे की जब पहला दांत आता है उसके 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होता है ओरल हेल्थ थोड़ी सी निग्लेक्टेड रहती है, जो कि नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा वो मुंह से ही दूध लेता है,
वो जीभ पे जम भी सकता है हम्म। और उससे आपके फंगल इन्फेक्शंस और इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं अगर दह गया तो हमें कॉटन स्वैब, आजकल ऐसे कॉटन के स्ट्रिप्स भी आते हैं, उसको लेके क्लीन जरूर करना चाहिए आफ्टर फीडिंग, ओके। ताकि ज्यादा टंग पे गम्स पे ना रहे और क्लीन रहे। तो ओरल हाइजीन जो है मतलब बर्थ से स्टार्ट हो जाना चाहिए और ब्रशिंग तो फर्स्ट टीथ आते ही शुरू हो जानी चाहिए। ओके। लगता है कि अभी तो एक ही दांत आया है, 3-4 दांत आ जाए, ब्रश करने लायक तो हो जाए तभी तो ब्रश करेगा। बट दिस इज गुड कि पहला दांत ही जैसे इरप्ट हुए उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। एंड मैम बोलते हैं कि अरे इसके दांत खराब हो गए, बहुत चॉकलेट खाता है या बहुत टॉफी खाता है, तो इज दिस द ओनली रीजन, या कौन से ऐसे फूड हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है टीथ के लिए? तो टॉफी चॉकलेट खाने से सिर्फ नहीं होता, आप जो भी स्टिकी फूड होते हैं उसमें वो चिप्स भी हो सकते हैं और जो भी चीज़ आपके दांत में चिपकते हैं, जूसेस कुछ बच्चे पीते हैं, रात को चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, डेफिनेटली मीठा खाना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दांतों को खराब होने का। बट उसके साथ साथ अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कैविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कोई एक बीच का रास्ता, मतलब बिल्कुल शुगर और टॉफ़ी चॉकलेट बंद करना मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत खाएं और अगर उसके साथ साथ डेंटल केयर रखें तो बच सकते हैं जर्म्स? बिल्कुल बच सकते हैं। तो हम ये एडवाइस करते हैं, जैसे आप ब्रशिंग करते हो है ना, वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि कब कब ब्रश करना है, वैसे ही कब कब खाना है मीठा। तो आपको मीठा खाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जैसे आपने खाना खाया, खाने के बाद मीठा खा लीजिए, वो उतना नुकसान नहीं करेगा जितना आप स्नैक की तरह मीठा खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शाम को भूख लगी, मम्मी ने बिस्किट दे दिया, वो ज्यादा नुकसान करेगा। अगर आपने खाने के साथ एक छोटा टुकड़ा मीठा का दे दिया वो इतना नुकसान नहीं करेगा, बट अगर आपने बीच में स्नैक टाइम पे पूरा मीठा दे दिया वो ज्यादा नुकसान करता है। ओके, दिस इज अ गुड पॉइंट। हाँ जी, और कोशिश करिए कि बच्चों को लिमिट करें कि हाँ हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, भैया आज ही चॉकलेट मिल है, दिस इज योर येस डे, आज आप जो कहोगे मिलेगा, बट आज ही बस। थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैम जैसे आप स्पेशलाइज करते हैं पेडियाट्रिक डेंटल हेल्थ में, तो क्या बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं डेंटिस्ट, या जो बड़ों के डेंटिस्ट होते हैं वो भी देख सकते हैं? देख तो वो भी सकते हैं, बट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री एक 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है प्रॉपर। तो हम उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो 3 साल जब आप बच्चों के साथ डील करते हैं, एडोलेसेंट्स के साथ डील करते हैं, आप उनकी साइकोलॉजी समझ पाते हैं, उनको कैसे ध्यान रखना है वो समझ पाते हैं। सो हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो TLC पे डिपेंड होता है, टेंडर लव एंड केयर। कि प्यार से जितना भी आप बच्चों को केयर दे सकते हो वो अच्छा रहता है उनके लिए। उनको आराम से समझाना, कैसे बात करनी है उनसे, उनके लिए कैसे वर्ड्स यूज करने हैं। हम उनके सामने इंजेक्शन नहीं बोल सकते, हम पिचकारी बोल सकते हैं। अच्छा। या तो हमें उनको कैसे मनाना है, उनको कैसे कैसे धीरे धीरे करना है। कभी कभी हमारी फर्स्ट विजिट में हम काम भी नहीं करते, सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, रैपो डेवलप करते हैं ताकि उनका डर कम हो जाए। आप छोटे बच्चे को जब भी एक डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे वो डर जाते हैं, तो हमें पहले उनका वो डर कम करना है, एक ट्रस्ट डेवलप करना है कि दे आर इन सेफ हैंड्स। बिकॉज टूथ टीथ में अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से बच्चा खा नहीं पाता प्रॉपर, उसकी ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, मतलब हम नहीं समझ पाते कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूपाशी, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 5 साल के होते हैं बट लगते हैं 3 साल के, क्योंकि उनके पूरे दांत सड़ चुके होते हैं, तो वो सेमी सॉलिड्स पे रहते हैं। बट कुछ लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं कि दूध के दांत हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्यों कराना, ये तो हट जाएंगे। बट आप ये सोचिए जब वो ग्रोइंग एज है उस टाइम पे बच्चे को प्रॉपर च्यूइंग सरफेस नहीं मिल रहा है, दांतों की दर्द की वजह से वो खा नहीं पा रहा न्यूट्रिशियस फूड, तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मानते हैं इस पॉइंट को। वो तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ओवरऑल उनके यहाँ हेल्दी नेग्लेक्टेड होती है, तो उनके लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि जितना हम उनको लाइक प्राइसिंग में कम करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दे शुड अप्रोच द डेंटिस्ट। तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे हम जाते हैं तो बोलते हैं कि यार टॉफ़ी बांट देते हैं, खाने के चिप्स के पैकेट्स बांट देते हैं, हम एक डेंटल किट क्यों नहीं दे सकते उनको? एटलीस्ट एक टूथब्रश, टूथपेस्ट दे के एक अवेयरनेस फैला सकते हैं ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इज देयर अ वे फॉर टूथ वाइटनिंग? हाँ बिल्कुल, टूथ वाइटनिंग के लिए तरीके होते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं, इन ऑफिस भी करा सकते हैं, क्लिनिक पे उसके लिए स्पेशल ट्रेज भी आती हैं कि आपको घर पे करना है या आप क्लिनिक में कराना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी में लेजर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है कि लेजर से भी आप टीथ वाइटनिंग करा सकते हैं। बट कितनी लंबे समय तक ये रहता है?
ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके खान पान कैसा है। आप अगर कॉफ़ी टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर आपने तंबाकू गुटखा की बात करी थी, वो सब तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। प्लस आपका खाने में कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ब्रश कर रहे हो, कितना केयर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। एंड मैम व्हाट इज फ्लॉसिंग? फ्लॉसिंग होती है जो हमारे दोनों दांत होते हैं उसके बीच में छोटे छोटे गैप होता है, मतलब जो हम ब्रश नहीं पहुंच सकता जहाँ पे, तो वहाँ पे हम एक धागा होता है फ्लॉस, जिसको हम ले जा सकते हैं दोनों दांतों के बीच में और ऊपर नीचे साफ कर सकते हैं। और उसको आगे पीछे अगर हम लेके जाएंगे तो अच्छे से क्लीन हो सकता है। बट हमें क्या ध्यान रखना है कि फ्लॉस को सही तरीके से यूज करें। ठीक है, बिकॉज फ्लॉसिंग भी अगर गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपकी गम्स के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है आपके मसूड़ों को। तो हमें कोशिश करनी है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैम डायबिटीज की वजह से टीथ ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन से या गलने लगते हैं? डायबिटीज खुद में प्रॉब्लम नहीं करती, बट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज डेफिनेटली उसका 6-5 कॉम्प्लिकेशन होते थे, 6th कॉम्प्लिकेशन ऐड हो गया है पेरियोडोंटाइटिस, जिसे हम पायरिया भी बोलते हैं, कहते हैं पायरिया हो गया। तो वो एक छठा प्रॉब्लम है जो डायबिटीज में बहुत देखा जाता है। तो आपके क्या होता है, बोन लॉस होने लगता है उम्र से पहले, दांतों में गैप आने लगते हैं, आपके गम्स सूजने लगते हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम, दांत हिलने भी लगते हैं सीवियर केसेस में, तो अगर ये प्रॉब्लम आने लगे तो फिर हमें एक तो डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और डेंटल चेकअप अपना कराना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैम प्रेगनेंसी के टाइम या प्यूबर्टी के टाइम ब्लीडिंग गम्स ये कॉमन है, रिवर्सिबल है? बिल्कुल, ये रिवर्सिबल भी है और कॉमन भी है। तो कॉमन इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं। हार्मोनल चेंजेस से ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ी इंक्रीज कभी कभी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कभी भी ब्लीडिंग टेंडेंसी या इन्फेक्शन के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब हमारे दांत गंदे हों या उस पर प्लाक डिपोजिशन हो या मसूड़ों में कोई गंदगी जमा हो। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे दांत पूरी तरीके से साफ हैं, कोई गंदगी जमा नहीं है, प्लाक डिपोजिशन नहीं है। अच्छे से अगर क्लीन होंगे दांत तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे ही प्यूबर्टी में भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि गम्स में इन्फेक्शन, स्वेलिंग आ जाती है, गम इन्फेक्शन कहते हैं उसे। तो इस केस में हमें क्या करना है, यही ध्यान रखना है, पहले तो सबसे पहले क्लीन रखने हैं अपने दांत जितना हो सके। अगर खुद नहीं हो रहे तो प्रोफेशनल क्लीनिंग कराएं, और कुछ अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी जैसे विटामिन सी, तो आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वो ही ले सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी गम्स की। मैम पहले टाइम में जैसे लोगों की टीथ की जो एज होती थी वो रिलेटिवली लंबी होती थी, 80 इयर्स 90 इयर्स में, या अभी भी गांव में आप लोग देखो तो गन्ने ऐसे चबा के तोड़ के खा लेते हैं या बच्चों को छील के दे देते हैं। पर अभी आप मानो 55-60 इयर्स में भी पूरा टीथ इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो क्या टीथ की एज है कि वो एक लंबे समय तक चल सकता है अगर आप उसकी सही केयर करो तो? बिकॉज अगर आपका खाना आपके टीथ डिसाइड करने लगे तो एक बहुत ही हेल्पलेस सी स्टेज हो जाती है, राइट? बिल्कुल, जैसे कि बच्चों में भी प्रॉब्लम होती है न्यूट्रिशन को लेके, तो बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सब कुछ नहीं खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, बिकॉज आपके दांत नहीं आपको अलाउ कर रहे हैं। तो वो 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी फिर से वही है, या तो कैविटी लगेगी या गम प्रॉब्लम। तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि पहले और अब में। ये मेन क्या है, हमारा खान पान बदल गया है। पहले हम रॉ फ्रूट्स बहुत खाते थे, लाइक एप्पल और आपका कुकुम्बर्स, रॉ खा रहे हैं हम, खीरे, सब्जियां और फलें। अब क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी अब वैसे ही दांत डेवलप हो गए हैं, वैसे ही फोर्सेस हो गई हैं। जो आप कह रहे हो 60 साल में बहुत बार ऐसा देखा जाता है, हाँ इम्प्लांट्स पूरे पूरे जॉ भी रिप्लेस होते हैं, पर वो ये आपके, अगर आप अर्ली स्टेज पे एक एक कैविटी, एक एक दांत सही करवाते जाओगे, वो स्टेज पहुंचेगी ही नहीं। आपको लग रहा है आपके दांत ढीले हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप शुरुआत में ही दिखा लें, आप उनको बचा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने दांत को बचाओ, ताकि इम्प्लांट तक नौबत पहुंचे ही ना। और अगर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है, आर्टिफिशियल दांत लग जाते हैं? हाँ, उसमें आप जैसे स्क्रू होता है, एक नीव दांतों को दे देते हैं ताकि वो जम जाए, ताकि वो स्ट्रांग हो। अगर आप ऊपर से सिर्फ लगाओगे तो उसके रुकने के चांसेस कम होते हैं, और एक नीव स्ट्रांग होती है तो चांसेस हैं कि वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे, उसका रिटेंशन बढ़ जाती है। प्लस ये भी है कि आपके वो बोन के साथ एंगेज हो जाता है, तो हड्डी में जुड़ जाता है, तो आपको चबाने में डेफिनेटली मदद करता है।
मैम, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मैनुअल टूथब्रश में क्या डिफरेंस रहता है? क्या सच्ची में इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा अच्छे से ब्रश करता है? तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो डेवलपमेंट हुआ था वो मेनली उन लोगों के लिए हुआ था जो अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते, ओके। जिनके अंदर थोड़ी सी मैनुअल डेक्स्ट्रिटी है, मतलब हम्म, उनका हाथ ढंग से नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे डेवलप हुआ था। पर आजकल क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी हम ब्रश करते हैं मैनुअली ना, लिया 2 मिनट भी नहीं है, फटाफट फटाफट ब्रश किया और चले गए। हम्म, तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश उन सब चीज़ों में, स्पेशली छोटे बच्चों में थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है कि भाई वो आराम से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, हम्म, आपका जो प्लाक डिपोजिशन है वो डिसलॉज कर रहे हैं, तो हम्म। गंदगी आपकी साफ हो रही है। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक टूथब्रश हेल्पफुल है, पर अगर आप मैनुअल टूथब्रश भी अच्छे से करते हो वो भी सफिशिएंट है। मैम, नीम की जो डंडियों की मैंने बात की थी, उसको लोग एज अ टूथ ब्रश यूज करते हैं, तो क्या सच्ची में वो एक रिप्लेसमेंट हो सकता है टूथब्रश का? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो आपके दांतों को समय के साथ हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमें सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए, वो बहुत हार्ड होता है अगर आप कभी देखोगे तो, और वो आपके दांतों को मतलब फ़ायदा करने की बजाय कभी-कभी नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट जो वेरिफाइड है, उन तक ही यूज स्टिक करना करना चाहिए। चाहिए। मैम, जैसे हम अपनी पर्सनैलिटी के लिए या बॉडी ऑर्डर के लिए परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो माउथ ऑर्डर के लिए भी कुछ यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज़ ये हमको खुद नहीं पता पड़ता, सामने वाले से हमें पता पड़ता है, और टीनेजर्स बड़े कंसर्न्ड होते हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेके, तो उसके लिए कुछ यूज़ किया जा सकता है? एक्चुअली जो माउथ ऑर्डर है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये समझना वो होती क्यों है। हुँ, तो बहुत सारे खाने-पीने चीज़ें जो होती हैं, उनसे वो बढ़ सकती है। जैसे खाने-पीने में कभी-कभी हमने देखा होगा अनियन गार्लिक खा के थोड़ा-सा हुँ, इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम हुँ, रिंस कर लेंगे, थोड़ी कम हो जाएगी। हुँ, एडिशनली कभी-कभी जो ओडोर होती है, इसके बहुत डीप कॉजेज़ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकती है, हुँ, किडनी में कोई इश्यू हो सकता है, लिवर में कोई इश्यू हो सकता है, बहुत कम लोगों ओके। को पता होता है। इन सब चीज़ों की वजह से भी कभी-कभी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मुँह से गंदी स्मेल आने लगती बैड है। स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो बैड जाती स्मेल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैड ओडोर की, एक बार हमें चेकअप भी ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो इसमें कुछ लोग लिस्ट्रीन यूज़ करते हैं या माउथ वॉश यूज़ करके ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? एक्चुअली ये लिस्ट्रीन और माउथ वॉशेज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए और खुद भी नहीं करने चाहिए। ओके। ओनली जब आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें ज़रूरी है, तभी करना चाहिए। और इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप सिर्फ 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता भर यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं बने हैं ये। ओके। हम जैसे बच्चों में कभी टूथ टूट गया, गिर गए, फ्रंट टूथ टूट गया, या ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में कभी आपका टूथ टूट गया, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप ऐसे पेशेंट्स को? तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक बात समझना कि वो बहुत टाइम क्रिटिकल होते हैं। मतलब आप जितनी जल्दी हो सके अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाओगे, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके दाँत बचने के। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉकआउट, पूरा दाँत निकल गया, है ना? आप उसको भी बचा सकते हो अगर आप टाइमली वापस रीइम्प्लांट करा लो दाँत। अच्छा, सेम दाँत को सेम वापस लगा दाँत को सकते वापस हैं? लगा सकते हैं। अगर आप उसमें ही अगर आप घंटे भर में पहुँच गए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। हुँ, वहीं अगर आपका डिले हो गया कि भई आज रात को लगी है, कल सुबह तक चले जाएँगे, हुँ, बाद में देख लेंगे, वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है और शायद चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम हो सकते हैं। हुँ। और जैसे कि मुँह से बॉटल खोल दिया, कोक की बॉटल खोल दी, बॉटल ओपनर नहीं मिला, तो वैसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हुँ, आपके दाँत कोई लाइक ओपनर नहीं है जिससे आपको ये सब करना चाहिए, और कभी-कभी लोग अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए भी ये सब कूल। करते हैं टू हुँ, शो दे आर कूल, बट ये सब नहीं करना चाहिए। अवॉइड डूइंग दिस कंप्लीटली। आपके दाँत चिप ऑफ हो सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं और बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको फिर इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कोई डेंटल मिथ है जो आपको अपने पेशेंट्स में देखने को मिलता है? हाँ, सो एक बहुत फ़नी सा मिथ है, पेशेंट्स आके पूछते हैं कि अगर हम दाँत निकलवाएँगे तो आँखें तो कमज़ोर नहीं हो जाएँगी? अच्छा, आँखें? या सो समटाइम्स दे हैव दिस, आई डोंट नो कहाँ से है, बट बहुत लोग ये हुँ, पूछते हैं दाँत निकलवाने से आँखें तो कमज़ोर नहीं हो जाएँगी हमारी? तो हुँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ। देयर इज़ नो कोरिलेशन लाइक दिस। सब कुछ प्रूवन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट बहुत लोगों को ऐसा मिथ है। Why did you come in this profession? मतलब what motivated you to come into this profession? सो यू नो अ ब्यूटीफुल स्माइल एनहांसेस योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। तो बहुत अच्छा है कि हम दांतों मतलब मेडिकल प्रोफेशन में मुझे बचपन से इंक्लिनेशन था, देन आई लव डूइंग दिस एंड आई रियली लव माई वर्क। देन मुझे ये था कि बच्चों के साथ
मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साइकोलॉजी समझना। और प्लस मुझे एक ये चीज़ लगती है कि जो चीज़ हम बचपन में कर देते हैं वो लंबे टाइम तक चलती है। तो अगर हम शुरुआत में ही अच्छी बच्चों में आदत डाल देंगे, उनके दांतों का ध्यान रखेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे, तो शायद वो आगे बहुत हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट हेल्दी माउथ, इट्स अ गेटवे टू अ हेल्दी लाइफ एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। यस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रूशियली हम बचपन में उसको सही कर देंगे, आगे बहुत अच्छा बच्चा हेल्दी रहेगा डेफिनेटली। तो मैम जैसे आपने बोला कि आज आप बचपन से इस प्रोफेशन में आना चाहते थे और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो एनी गिव अवे टू द सोसाइटी आप क्या करते हो? और इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा जो होता है, उनके जो बच्चे हैं, वी ट्राई टू ट्रीट देम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश करते हैं कि अगर उनका जितना कम चार्जेस में ट्रीटमेंट हो सकता है वो ज़रूरी है। उन बच्चों के भी ट्रीटमेंट करते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। उनका भी दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो खा पी नहीं पाते हैं, दांत की वजह से रात रात भर परेशान रहते हैं, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। साथ में जो ऑर्फन बच्चे होते हैं या सोशली डिप्राइव्ड होते हैं बच्चे, वहाँ पे जाके हम कैंप्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं उनको देखें, चेकअप करें, और वहाँ पे उन बच्चों का डेंटल लाइक हेल्थ निग्लेक्ट ना हो, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे व्यूअर्स को इतना अवेयर कराने के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। बिकॉज मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, अभी रिसेंटली मेरी डॉटर के साथ हुआ, वी वर आउट ऑफ स्टेशन, उसके एक टूथ में प्रॉब्लम था, उसका पूरा राइट फेस स्वेल्ड हो गया एंड इट वॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन फॉर अस, राइट? सो या बड़े लोगों में भी अगर दांत की प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो सकती है एंड एट टाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए, राइट? सो आप में से जो लोग मैम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऑल द डिटेल्स फॉर कॉन्टैक्टिंग मैम आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।